आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर लगातार कुछ ना कुछ बदल रहा है ना? लेकिन क्या कभी उन अदृश्य रासायनिक नियमों पर ध्यान दिया गया है जो इन रोजमर्रा के रहस्यों को कंट्रोल करते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं वैज्ञानिक रहस्यों की गहराई में उतरेंगे और उन समीकरणों को डिकोड करेंगे जो असल में इस दुनिया को चलाते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज की इस पड़ताल में हमारे सामने 5 मुख्य मिशन हैं। सबसे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को समझेंगे, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसके बाद ऊष्मा का खेल यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रक्रियाएं, फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं और अंत में देखेंगे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। चलिए अपने पहले मिशन की तरफ बढ़ते हैं। भौतिक बनाम रासायनिक परिवर्तन। यहाँ दो बहुत ही आम घरेलू घटनाएं हैं। एक तरफ पानी उबलकर भाप बन रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केवल पदार्थ की अवस्था बदल रही है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, इसलिए ये महज एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दूसरी तरफ एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जलना, ये पूरी तरह से अलग कहानी है। यहाँ गैस जलकर बिल्कुल नए रासायनिक उत्पाद बना रही है और यही चीज इसे एक पक्का रासायनिक परिवर्तन बनाती है। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसी भी रासायनिक समीकरण को गहराई से समझने के लिए मुख्य रूप से इन 4 बुनियादी श्रेणियों को देखना होता है: संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। सच कहें तो ये वो प्राथमिक औजार हैं जिनकी मदद से रसायन विज्ञान की किसी भी बड़ी से बड़ी पहेली को सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। जैसा कि नाम से ही एकदम साफ है, इसमें कई अभिकारक मिलकर एक हो जाते हैं। स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के संपर्क में आता है तो वे दोनों जुड़कर केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब दो अलग अलग तत्वों का आपस में मिलकर एक नई पहचान बना लेना। है ना दिलचस्प? अब द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ खेल थोड़ा और मजेदार हो जाता है। इसमें मौजूद तत्व असल में अपने साथियों की अदला बदली कर लेते हैं। आयनों का ये जो दो तरफा आदान प्रदान होता है ना, यही पूरी तरह से नए यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है। इस अदला बदली को एक समीकरण से समझते हैं। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में मिलते हैं तो वे तुरंत अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। इसके नतीजे में बेरियम सल्फेट बनता है जो एक ठोस अवक्षेप या प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है, और साथ ही बनता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम आम भाषा में नमक कहते हैं। और ये समीकरण उस अवधारणा को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है जिसके बारे में स्रोत सामग्री के इस अभ्यास प्रश्न में पूछा गया है। ये प्रश्न सीधे तौर पर अभिक्रिया के प्रकार को पहचानने की चुनौती देता है, और अभी हमने जो विश्लेषण किया उसके आधार पर यह बिल्कुल साफ है कि ये द्विविस्थापन का एकदम सटीक और बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऊष्मा की। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब यहाँ ऊर्जा के प्रवाह के दो बिल्कुल विपरीत रूप सामने आते हैं। एक तरफ ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जो अभिक्रिया के दौरान बहुत सारी ऊष्मा बाहर छोड़ती है, और दूसरी तरफ है ऊष्माशोषी प्रक्रिया जो इसके एकदम उलट काम करती है, यानी वातावरण से ऊष्मा को अपने अंदर खींचती है, सोख लेती है। स्रोत में इसका एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक उदाहरण दिया गया है। जब बिना बुझे चूने, जिसे रासायनिक भाषा में ठोस कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, को पानी में मिलाया जाता है तो ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। ये इतनी ज्यादा ऊष्मा पैदा करता है कि मिश्रण का तापमान अचानक से बहुत बढ़ जाता है। शायद याद हो, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अक्सर घरों की दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। लेकिन चूने वाली इस अभिक्रिया के ठीक विपरीत ऊष्माशोषी प्रक्रियाओं को काम करने के लिए बाहर से गर्मी की जरूरत होती है। जैसे जब शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस सीधे ठोस से गैस में बदलती है तो वह अपने आसपास के वातावरण से सारी ऊष्मा सोख लेती है। पानी में अमोनियम क्लोराइड का घुलना भी बिल्कुल ऐसा ही एक उदाहरण है जो तापमान को एकदम से गिरा देता है। हमारा अगला पड़ाव है रेडॉक्स, उपचयन और अपचयन। इन दोनों प्रक्रियाओं की विपरीत प्रकृति यहाँ एकदम साफ देखी जा सकती है। उपचयन, जिसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का कम होना, जबकि अपचयन ठीक इसका उल्टा है। इसमें या तो ऑक्सीजन कम होती है या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाती है।
इस पूरी अवधारणा को स्रोत में दिए गए इस कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन वाले समीकरण से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कॉपर ऑक्साइड अपनी ऑक्सीजन खोकर सिर्फ कॉपर में बदल रहा है, तो ये अपचयन हुआ। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करके पानी में बदल जाती है, ये उपचयन हुआ। ऑक्सीजन का ये जो सीधा स्थानांतरण है ना, बस यही रेडॉक्स का असली मूल है। चलिए अब इस ज्ञान को असल दुनिया से जोड़ते हैं। हमारा आखिरी विषय है दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। स्रोत सामग्री से लिया गया ये सवाल एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक पहेली पेश करता है। जुगनू रात के अंधेरे में कैसे और क्यों चमकते हैं? बचपन से ही ये रहस्य हर किसी को हैरान करता आया है ना? तो इसका रहस्य पूरी तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया में छिपा है। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। असल में जुगनू के शरीर के अंदर एक प्राकृतिक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस खास अभिक्रिया में जो ऊर्जा पैदा होती है वो ऊष्मा के बजाय सीधे रोशनी यानी दृश्य प्रकाश के रूप में बाहर आती है। ये विज्ञान द्वारा प्रकृति के एक बेहद खूबसूरत रहस्य को सुलझाने का कितना शानदार उदाहरण है। अब एक और बहुत ही आम रहस्य की ओर बढ़ते हैं। अक्सर देखा जाता है कि चांदी की चमकती हुई वस्तुएं या गहने हवा में कुछ दिन खुले रहने के बाद अपनी चमक खो देते हैं और उन पर एक काली परत जम जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में ये कोई साधारण धूल या गंदगी नहीं है, ये एक धीमी रासायनिक अभिक्रिया का नतीजा है। चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे सिल्वर सल्फाइड नाम का एक बिल्कुल नया यौगिक बनता है और इसी नए यौगिक का रंग काला होता है। ये एक ऐसा धीमा रासायनिक परिवर्तन है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे उद्योगों में रसायन विज्ञान का इस्तेमाल बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। चिप्स या तेल वाले स्नैक्स के पैकेट हवा से नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस से भरे होते हैं। नाइट्रोजन गैस भोजन को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है। इससे खाने का उपचयन यानी उसका खराब होना या सील जाना रुक जाता है। और यही कारण है कि पैकेट बंद खाना इतने लंबे समय तक ताज़ा रहता है। इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे चारों ओर हर पल घटित हो रही हैं। तो इसे खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री से लिए गए इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर करते हैं। क्या अंगूर जब बेल पर लगे होते हैं तब भी उनमें किण्वन यानी फर्मेंटेशन होता है या केवल उन्हें पौधे से तोड़ने के बाद? और जब ऐसा होता है तो क्या ये महज एक भौतिक परिवर्तन है या फिर एक गहरा रासायनिक बदलाव? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि विज्ञान हमेशा ऐसे ही सवाल पूछने और उनके जवाब ढूंढने से